हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी खूनी बावड़ी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा, कितनी देर तक सोती ही रहोगी? जल्दी उठो, राजगढ़ आने वाला होगा, मृणाल ने मीरा को जगाते हुए कहा। तुम्हें हमारे परिवार वालों से मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, थोड़ा तो सब्र करो, मीरा ने मृणाल को देखकर कहा। अब सब्र ही तो नहीं होता, बस जल्दी से जल्दी घर पर सबसे बात करके तुमसे शादी करके अब तो बस यहीं बस जाना चाहता हूँ, मृणाल ने राजगढ़ की खूबसूरती को निहारते हुए कहा। बहुत खूबसूरत है ना हमारा गांव, मीरा ने गर्व से कहा। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, मृणाल ने मीरा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। कुछ ही देर में उनकी कार राजगढ़ के राजमहल के बाहर खड़ी हुई थी। खम्मा घड़ी, मीरा ने जब अभिवादन किया तो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, जो अब आवाज की दिशा में देखने पर मीरा को देखने लगे थे। मीरा, आपसे कहा था ना कि आप यहाँ कभी भी नहीं आएंगी, फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? मीरा की माँ ने उसे घूरते हुए पूछा। मगर माँ, हम यहाँ आप सबसे मिलने आए हैं, क्या अपने घर आने के लिए भी हमें कुछ पूछ कर आना पड़ेगा? कितने सालों से हम कभी स्कूल तो कभी कॉलेज के बहाने अपने घर से दूर थे, मगर अब तो सब पूरा हो चुका है, तो अब क्या समस्या है माँ? मीरा ने उदास होकर कहा। समस्या है मीरा, वरना हम आपको यहाँ आने से क्यों रोकते? मीरा के पिता ने भी कठोरता से कहा। ऐसी भी क्या समस्या है माँ पापा, जो एक भरे पूरे परिवार की बेटी यूं अकेली रहती है? हमारे 4 भाई हैं, 3 भाभियां हैं, 4 भतीजे भतीजी हैं, काकूसा हैं, काकीसा है, फिर क्यों आप हमें सबसे दूर रखते हैं? अब मीरा भी आहत हो चुकी थी, इसलिए उसकी भी बातों में कड़वाहट खुलती जा रही थी। आपका यह रूप है इसकी वजह, यह आपकी जान ले सकता है। आपको क्या लगता है आपकी कोई बहन नहीं थी, या हमने ही लड़की होने के कारण उन्हें मार दिया? नहीं मीरा, नहीं, आपको अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा खतरा उठाकर आप यहाँ आई हैं। मीरा, हम आपकी माँ हैं, आपसे नफरत नहीं करते हैं, बल्कि आपकी चिंता करते हैं। क्या हम कभी भी आपके साथ नहीं रहना चाहते थे? मगर मीरा, अगर हम आपके साथ रहते तो वह भी आपके साथ रहती। हर खूबसूरत लड़की यहाँ जन्म लेते ही मर जाती है, इसलिए जब आप आने वाली थी तब हम अपनी मासा के घर चले गए थे, मीरा की माँ ने बताया। हम मृणाल को आपसे मिलवाने लाए थे ताकि आप हम दोनों का भविष्य तय कर सके, और आप न जाने किन पुरानी बातों को लेकर बैठी है माँ, मीरा ने हताश होकर कहा। हमें मृणाल पसंद है, मगर आगे जो भी बात होगी हम खुद आपके पास मुंबई आकर बात करेंगे। अभी थोड़ा रुककर आप दोनों वापस चले जाइए, वरना हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगी आप मीरा, मीरा की माँ ने कहा। अगर ऐसा है तो हम आज ही चले जाएंगे, मगर जाने से पहले क्या एक बेटी अपने माँ पापा से जिंदगी भर अलग रहने का कारण जानने का भी हक नहीं रखती है माँ? मीरा ने कहा। बेटा, आप दोनों बैठिए, हम बताते हैं, मीरा के पापा ने कहा। इस सब के बीच राजमहल के बाकी सदस्य और मृणाल सब हक्के बक्के खड़े थे। मीरा के पापा ने कहना शुरू किया। यह करीब 100 साल से पहले की बात है। हमारी दादी सा इसी राजमहल की बेटी थी। जब बाबा सा से उनका विवाह हुआ था, उस रात महल में केवल वे दोनों ही थे, बाकी सब बाहर जश्न मना रहे थे। अगली सुबह जब उनकी विदाई होनी थी, उससे पहले ही जो बारात दादी सा को विदा कराकर लिवाने आई थी, वह पूरी की पूरी बारात के लोगों की लाशें रियासत की सीमा पर स्थित उस मनहूस बावड़ी में तैरती नजर आई थी। हमारे बाबा सा की भी रात होते होते तक मौत हो गई। दादी सा ने अकेले ही हमारे बापू सा और काकोसा की परवरिश की। दोनों जुड़वा थे। काकोसा के एक ही बेटा हुआ, आपके रमन काकोसा, मगर बापू सा के 2 संतानें थी, हम और हमारी जीजा हुकुम। मासा कहा करती थी कि जीजा हुकुम बिल्कुल किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी। 2 वर्ष की उम्र में ही उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरी रियासत में मशहूर हो गए थे। उस दिन जीजा हुकुम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजमहल में हवन होना था। सभी तैयारियों में जुटे हुए थे और जीजा हुकुम अपने पालने में खेल रही थी। जब मासा उनको लेने वापस कमरे में आई तो देखा उनका दूध सा सफेद रंग एकदम कोयले सा काला पड़ गया था। उनके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े उभर आए थे और मासा के समक्ष ही जीजा हुकुम ने अपनी आखिरी सांस ली।
इस रियासत की बेटियों पर श्राप है बेटा। हर खूबसूरत बच्ची की जान लेने के लिए वो उस बावड़ी में इंतजार करती है। इस रियासत में सिर्फ कुछ ही बच्चियां जीवित रह पाती है जो उसके अनुसार कुरूप होती है, और हर वह लड़का जो यहाँ की बच्ची से विवाह करने आता है उसे पहले बावड़ी पर जाकर उससे विवाह करना होता है। जो उसकी कुरूपता को स्वीकारते हुए उससे विवाह करता है वह उसी दिन गौना करके चला जाता है। जो उसे देखकर डर जाता है उससे विवाह नहीं करता है, उसकी बारात में आई हुई महिलाओं और बच्चियों की मौत हो जाती है। वह कौन पापा? मीरा ने बस इतना ही पूछा। राजमहल की दीवारों में इतना बड़ा रहस्य छिपा होगा यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी दादी सास स्वर्गीय रूपवती देवी की बड़ी बहन चंद्रिका, मीरा के पापा ने कहा। जाइए बेटा, अब आप दोनों को दिन रहते ही इस रियासत की सीमा से दूर चले जाना चाहिए। आंखों में आंसू भरे मीरा की माँ ने उससे कहा। जी माँ साहब, बस इतना ही कह पाई मीरा। इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई की उसने कल्पना भी नहीं की थी। अपने परिवार का त्याग देखकर उसका गला रूंध गया था कि सिर्फ वह जीवित रहे इसी कारण उसका परिवार उससे दूर था। चलो मीरा, मृणाल ने कहा। इसके बाद दोनों सबके पैर छूकर राजमहल से निकल गए। दोपहर के 2 बजे होंगे। अभी वे दोनों थोड़े ही आगे निकले थे कि तभी मीरा के कानों में एक दर्द भरा स्वर पड़ा। मुझे बचा लो, कोई मदद के लिए बुला रहा है मृणाल। बाहर मत जाना मीरा, यह कोई चाल भी हो सकती है। हो सकता है कोई सच में मदद के लिए पुकार रहा हो। कहते हुए मीरा कार से उतर गई और चारों तरफ देखने लगी। आवाज की दिशा पर गौर करने पर पाया कि वह आवाज बावड़ी से आ रही थी। अब मीरा को यकीन था कि बावड़ी में ही कोई फंसा हुआ है जो मदद के लिए बुला रहा है। पीछे से भागता हुआ मृणाल और उसकी आवाजें अब मीरा को बिल्कुल धीमी सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे एक एक कदम संभाल कर बावड़ी में उतरने लगी। बावड़ी एकदम सूख चुकी थी। उसकी सीढ़ियों पर कई जंगली पेड़ पौधों की सूखी हुई टहनियां और जड़ें जमा हुई थी। मीरा सम्मोहित सी नीचे उतरती जा रही थी। अचानक बावड़ी में पानी भरने लगा। तेज लपटें मीरा के माथे को छूकर गुजरने लगी। अब बावड़ी पानी से लबालब भर चुकी थी और उसमें से पायल की छम छम गूंज रही थी। अचानक ही बावड़ी के पानी में 2 लड़कियां और 2 महिलाएं राजमहल के ही कमरे में नजर आईं। रे, इस छोरी ने पूरे राजमहल री नाक नीची करा दी है। ऐसी कुरूप कोई राजकुमारी हो गए हैं काई? बड़ी रानी का कठोर स्वर राजकुमारी चंद्रिका के कानों में पड़ा। जे मैं कुरूप हूँ तो इसमें म्हारा काई दोष मासा? चंद्रिका ने अत्यंत धीमे स्वर में अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए कहा। मत कह मन्ने थारी माँ, थारा दोष? अरे थारे इस रूप के कारण ही सारी प्रजा रे टाबर डरे हैं थारे से। कोई भी भोर में थारा चेहरा न देखना चाहे है। आज कठे भी ब्याह कोनी हो रहे हो थारो, और इससे ज्यादा काई कालिक चाहिए थाने राजमहल रे चेहरे पे? बड़ी रानी ने राजकुमारी पर आग्नेय दृष्टि डालते हुए कहा। जाने दीजिए ना जीजा हुकुम, बच्ची है। छोटी रानी ने हाथ जोड़कर कहा। अरे माने लाज आवे है कि या कुरूप मारी छोरी है। कोई रूपवती ने देखो बिल्कुल मारी परछाई लागे है, और ये चंद्रिका ने जन्म लेके माने नीचो साबित कर दियो है। मगर यो आपरी समझ को नहीं आएगा छोटी रानी सा, आप तो बांझ हो ना। बड़ी रानी ने फिर विशैले शब्द कहे। मैं क्षमा चाहूं बड़ी रानी सा, राजकुमारी चंद्रिका ने अपने हाथ जोड़कर कहा और वहां से चली गई। बड़ी रानी, छोटी रानी और रूपवती उसी जगह खड़ी रह गई। वह सुबह के तीसरे पहर का समय था। हर तरफ गर्म लपटें चल रही थी। कुओं का पानी जैसे सूर्य की आग उड़ेल रहा हो। गर्म रेत पर नंगे पांव चंद्रिका अपने महल से दूर कहीं भागी जा रही थी। कट्ठे जा रही हो जीजा हुकुम? राजकुमारी चंद्रिका के पीछे पीछे भागती हुई उसकी छोटी बहन राजकुमारी रूपवती ने उसे रोकने की चेष्टा करते हुए पूछा। मने जाने दे रूपवती, जे राजमहल मारे कारण बहुत बुरो वक्त देख चुके हो है, अब जाने दे मारे को। चंद्रिका ने एक पल को ठहर कर कहा। ना जीजा हुकुम, जे आपरो भरम है, किसी ने भी आपरे रूप से समस्या कोनी है। आप तो जानो हो बड़ी रानी सा ने, वो तो ऐसे ही बोले जावे हैं, राजकुमारी रूपवती ने कहा। मगर फिर भी चंद्रिका जैसे भागती रही। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो रूपवती के कुछ भी कहने का। वह भागते भागते राजमहल की सीमा से काफी दूर निकल चुकी थी। जीजा हुकुम रुक जाओ, बठे ना जाओ, कहती हुई रूपवती भी गर्म रेत पर नंगे पांव दौड़ी जा रही थी। मारो दोष केवल मारो जे रूप है ना, तो आज मैं जा रही हूँ जे संसार से दूर, अपने जयी रूप ने अपने साथ लेकर। मगर मैं भी कसम खा के कहूँ,
कुरूपता के कारण आज मने मौत में गले लगानो पड़ रहे है ना। जे रियासत में कभी कोई भी सुंदर छोरी जन्म को नहीं लेगी, जे उसने जन्म ले भी लियो तो मैं उसने जीना को नहीं दूंगी। जो कोई छोरा जे रियासत की छोरी से ब्याह करना चाहेगो उसने पहली म्हारे से ब्याह करनो होगो, म्हारे इसी रूप ने स्वीकार करनो होगो, चंद्रिका ने कहा और रूपवती को देखते हुए ही एक एक कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगी। आगे मत जाओ जीजा हुकुम, बा बहुत गहरी बावड़ी है, थे गिर जाओगा। रूपवती अपना वाक्य पूरा भी कर पाती इससे पहले ही चंद्रिका बावड़ी में कूद गई। इतना देखने के बाद मीरा को यकीन हो गया था कि वह चंद्रिका ही है जो रियासत की प्रत्येक लड़की की जान लेती है, और अब वह खुद चंद्रिका के जाल में फंस चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर मृणाल को देखा तो वह बावड़ी से निकली सूखी जड़ों में उलझ चुका था। अब मीरा को साफ नजर आ रहा था यह वह स्थिति थी कि या तो वह उस आत्मा से डरकर मर जाए या लड़ते लड़ते मरे। मीरा फैसला कर चुकी थी। मतलब सब सच कहते हैं, तुमने अपनी कुरूपता का अभिशाप सब पर लगा दिया है। अरे तुम्हें तो अच्छे काम करके अपने गुणों से अपनी कुरूपता को छिपा लेना चाहिए था, मगर तुमने तो साबित कर दिया कि तुम्हारे चेहरे की तरह ही तुम्हारी आत्मा भी कुरूप है, मीरा ने गुस्से में कहा। उसके इतना कहते ही तेज धूप में बारिश होने लगी। बावड़ी में लगी झाड़ियों में खुद ब खुद आग लग गई। उस आग से उठती प्रत्येक लपट मानो मीरा को जलाना चाहती हो। बावड़ी में भरे पानी से एक गुर्राहट निकली। अरे थारे खून में ही माने गलत समझने की समस्या है, मारा त्याग आज तक कोई देख को नहीं पायो। एक गुस्से से भरी आवाज गूंजी। यह आवाज मीरा को मदद के लिए पुकारने वाली आवाज से भिन्न न थी। क्या मतलब? अब मीरा ने थोड़े नरम स्वर में पूछा। ना मीरा बाईसा, आज तक मारे से बात करने की जहमती कोई उठायो को नहीं। जे थारे जैसी कोशिश कोई और कियो हो तो यार रियासत की अहिया तबाही ही को नहीं हुई होती। बावड़ी के पानी में से ही वह आवाज फिर गूंजी। मतलब? मीरा बमुश्किल इतना ही बोल पाई। वह डर तो रही थी मगर हिम्मती भी थी। अब एक नया रहस्य उसके सामने था। अगर यह सब चंद्रिका ने नहीं किया तो और किसने किया? उसका दिमाग अब कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं था। थाने छोटी रानी सा देखी है ना पानी में, वही है जे सबरे पीछे। उसी ने राजा सा मतलब मारे बापू सा ने अपने रूप रे जाल में फंसा के उनसे ब्याह कियो, पर वो चुड़ैल थी चुड़ैल। हर सुंदर छोरी रे रूप ने खा के खुद जिंदा रहती। वह रात भी वह रूपवती री जान लेने वास्ते काला जादू करने लाग रही थी। मने उसने देख लियो वह सब करते हुए। उसके खत्म होने रो अकेलो उपाय भी पता लगा लियो थो। इसके बाद मने बस इतनो ही समझ आयो कि मैं जीते जी तो उस चुड़ैल ने मार को नहीं सकूं। काई पता मरने बाद छोटी रानी ने रोक पाऊं, और उसी दिन मैं अठे कूद कर अपनी जान दे दी। मगर मरने रे बाद भी मैं आत्मा ही रह गई। उसने रोक को नहीं सकी। मैं उसने जादू करते समय देखी थी कि अगर वो चुड़ैल किसी छोरी ने मारती तो वो भी चुड़ैल ही बन जाती। अब हमारे पास रियासत में चुड़ैल से बचाने को बस एक ही उपाय था। हर छोरी ने मार देनो, वरना वो मारती तो पूरी रियासत में बस चुड़ैल ही चुड़ैल घूमती। चंद्रिका ने पानी में रहकर ही कहा। और हर लड़के से शादी वो आप क्यों चाहती थी? मीरा ने पूछा। जो भी मारे से ब्याह करता वो मारे बाद किसी और से भी ब्याह करता। इस नाते उसकी दो पत्नी हो जाती, और रिश्ते के अनुसार मैं भी उस होने वाले बच्चे की माँ होती, बड़ी माँ, और वो चुड़ैल एक कुरूप रे बच्चे ने कभी हाथ न लगाती। उसने तो सब रूपवान चाहिए थे ना, जो मारे रूप ने स्वीकार करके मारे से ब्याह कर पाता। आज तक ऐसा कोई हुआ ही को नहीं। जे कोई मारे से ब्याह कर पाता जब ही तो मैं उसने चिता पाती, उस चुड़ैल ने खत्म करने का रास्ता बता पाती। उस चुड़ैल ने इसी चीज रो फायदा उठायो और एक एक करके सब बारात में आई औरतों और बच्चियों की उम्र खाती गई। आज भी इस बावड़ी में वो सब औरतें और छोरियां चुड़ैल बन के घूमे हैं, पर अठे मैं उन्हें रोक सकूं। चंद्रिका ने कहा, जो कि अभी पानी में ही थी। आप बाहर आइए, कोई तो रास्ता होगा उसे खत्म करने का, मीरा ने कहा। राजमहल में ही ऊपरी मंजिल पर वही कमरा है। उस कमरे में छोटी रानी रो जादू तो सामान परो पड़े हुए, और उसी सामान में उसकी आत्मा अटकी पड़ी है। वो सामान खत्म तो वो चुड़ैल भी खत्म, चंद्रिका ने पानी से बाहर आकर बताया। उसे देखकर मीरा का कलेजा मुंह को आने लगा। एकदम सफेद पड़ चुका गला हुआ चेहरा, जिस पर कईयों फोड़े थे जिनसे खून और पीला द्रव टपक रहा था। इसीलिए आज तक कोई उसे खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि उस कमरे में जाना मना है, मीरा ने कहा। अब थारे को ही उसने खत्म करना होगा,
और जाके कह देना सबने, खूनी बावड़ी अब कभी किसी रो खून को नहीं करेगी। चंद्रिका ने भरी आंखों से मीरा को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई एक रोशनी की बिंदु बनकर बावड़ी के पानी में समा गई और मीरा के बावड़ी से निकलते ही पूरी की पूरी बावड़ी बहने लगी। अब बावड़ी का कोई नामो निशान तक न था। बावड़ी पट चुकी थी हमेशा के लिए। चंद्रिका अपने साथ साथ सभी चुड़ैलों को खत्म कर गई थी। मीरा अब एक पल की भी देर नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी अब छोटी रानी की रूह जरूर उसे रोकने आएगी और अब तो उसकी मदद करने वाली चंद्रिका की आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। मीरा ने मृणाल को उठाया। चंद्रिका के मुक्त होते ही जड़ों में लिपटा हुआ मृणाल भी उसके बंधन से मुक्त हो गया था। जल्दी राजमहल चलो, मीरा ने मृणाल से कहा और खुद गाड़ी चलाने लगी। रास्ते में उसने सारी बात मृणाल को बता दी और उसे कुछ समझा भी दिया। अब बस वह जल्द से जल्द राजमहल पहुंचना चाहती थी। जैसे जैसे वह गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही दोपहर के समय तपती धूप में भयानक चीखें गूंजती जा रही थी। रुक जाओ मीरा, मृणाल ने अपनी गर्दन एक और लटकाकर फुफकारते हुए कहा। उसकी आंखों के पास पड़े काले घेरे और होठों की लाली चुगली कर रहे थे कि उस पर चुड़ैल ने अपना कब्जा जमा लिया था। अब मृणाल उसका हाथ चबाने लगा था। उसके हाथ का एक बड़ा हिस्सा मृणाल अब चपर चपर की आवाज के साथ खा रहा था। डर और दर्द से मीरा की चीख निकल गई। उसने अपने पास रखी स्टील की बोतल मृणाल के सिर पर मार दी ताकि वह कुछ वक्त तक बेहोश हो जाए। उसकी तरकीब काम कर गई। मृणाल बेहोश हो चुका था। उसने गाड़ी रियासत के मंदिर की ओर बढ़ा दी और मृणाल को वहां छोड़कर अकेली ही राजमहल की ओर बढ़ने लगी। अब चारों तरफ शांति थी। मीरा को पता था यह तूफान से पहले की शांति है। साए साए की हवाएं उसका आत्मविश्वास कमजोर कर रही थी। उसने जैसे ही महल में प्रवेश किया सब हक्के बक्के रह गए। मीरा, आप वापस कैसे आई? उसकी माँ ने डरकर पूछा। छोटी रानी का कमरा कहाँ है? मीरा ने बदले में सवाल किया। उसके इतना कहते ही राजमहल की खिड़कियों में लगे कांच एक साथ टूटकर परिवार के प्रत्येक सदस्य को घायल करने लगे। दोपहर के वक्त पूरा राजमहल कभी घनघोर अंधेरे में डूब जाता तो कभी आंखें चुंधियाने वाले उजाले में डूब जाता। गर्म लपटें राजमहल की हर वस्तु को राख करने लगी थी। चारों तरफ से भयानक चीखें गूंज रही थी। मीरा, आप वापस कैसे आई? अब आ तो गई हैं, आप मगर जाएंगी कैसे? मीरा की माँ ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। उनकी आंखों के पास वही काले घेरे और होठों पर लाली आ गई थी जो कुछ समय पहले मृणाल के चेहरे पर थी। आपको खत्म करके जाएंगे अब हम, मीरा ने दृढ़ता से कहा और ऊपर की ओर बनी सीढ़ियां चढ़ने लगी कि तभी उसे अपने पैरों पर कुछ गर्माहट महसूस हुई और इसके तुरंत बाद उसे कईयों चीखें एक साथ सुनाई दी। उसने नीचे झुककर देखा तो सीढ़ियों पर खूनी खून फैला पड़ा था और एक शाही तलवार उसके आर पार हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी मां में प्रवेश कर चुकी उस चुड़ैल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और उसके परिवार के सभी लोग जमीन पर पड़े हुए ही आंसू बहा रहे थे। सबके सब किसी अनजानी शक्ति से बंधे हुए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। मगर जब उसका ध्यान अपने पिता की ओर गया तो उसका दिल धक से रह गया। वह वहीं सीढ़ियों पर धम्म से गिर पड़ी। जमीन पर गिरे हुए उसके पिता के भी सीने में एक शाही तलवार घुपी हुई थी। अपनी पत्नी में प्रवेश की हुई छोटी रानी को रोकने की कोशिश में उनकी जान चली गई थी। अब मीरा की माँ छोटी रानी ने मीरा के पेट में घुपी वह तलवार निकाली और अपना ही गला काटने वाली थी कि तभी वह उछलकर सीढ़ियों से जमीन पर आ गई और मीरा की माँ का शरीर एक ओर पड़ा था और वह चुड़ैल किसी अदृश्य पानी में डूबने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। तभी ऊपर की मंजिल से मृणाल नीचे आता हुआ नजर आया। तुमने सब खत्म कर दिया? मीरा ने लगभग बंद हो चुकी अपनी आंखों से मृणाल को देखते हुए पूछा। हाँ मीरा, तुम्हारे बताए अनुसार मैंने राजपुरोहित जी की मदद से वह कमरा ढूंढ लिया था और गुप्त रास्ते से जाकर सब जला दिया। तुम्हारे कहे अनुसार पंच तत्वों का इस्तेमाल करके सब जला दिया। सब खत्म हो गया मीरा, मृणाल ने कहा। यह सुनकर अब मीरा के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। राजमहल ने अपना राजा, अपनी रानी और अपनी बेटी हमेशा के लिए खो दिए थे, मगर अब उसके पास 4 नहीं 5 बेटे थे। अब राजगढ़ ही मृणाल का अपना घर था। वह मीरा के बाकी के परिवार के साथ ही रहने लगा था। अब राजगढ़ की कोई भी लड़की कभी नहीं मरती थी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ
अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ